नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के पाठ कविता जो है एक आत्मकथ्य उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसका जो पहले 2 पैराग्राफ थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस कविता का शेष भाग जो बचा है वो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले से लेकर के हमने जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे आत्मकथ्य की तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा और इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अब यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जो हैं उन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी कहें या प्रेयसी कहें, के बारे में बताया है कि मुझे अपने जीवन में कभी भी मेरी प्रेमिका या मेरी प्रेयसी का सुख नहीं मिला। और इसमें ये भी बताया है कि उसकी सुंदरता का वर्णन किया है कि उसके गाल कैसे हैं, कितनी सुंदर है वो, उन सब का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो पहला है यहाँ पर देखिए एक पंक्ति, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहता है अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कि जिन सुखों का मैं सपना देखा करता था, जिन सुखों को मैं अपने सपने में देख देख करके प्रसन्न हुआ करता था, अपने सपने में प्रसन्न होता था और उनको देख देख करके मैं अचानक जाग जाता था, लेकिन जब मैं वास्तव में देखता था कि वह तो एक सपना ही है और वो सुख जो हैं मुझे कभी भी अपने जीवन में नहीं मिल पाए जिनका मैं सपना देखा करता था। मिला कहाँ वह सुख, जिन सुखों का मैं सपना देखा करता था वह मुझे अपने जीवन में कभी प्राप्त हुए ही नहीं। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि कहता है कि मैं जिस भी प्रिय का आलिंगन करना चाहता था। अब प्रिय कोई भी हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, प्रिय उसकी प्रेमिका हो सकती है, प्रिय उसका कोई और रिश्तेदार या सगा संबंधी हो सकता है। तो कवि कहता है मैं जिस किसी भी प्रिय का आलिंगन करना चाहता था, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो कवि कहता है मैं जिस भी प्रिय का आलिंगन करना चाहता था, आलिंगन करने के लिए, आलिंगन मैंने गले लगाने के लिए बाहें आगे बढ़ाता था, वह प्रिय जो है मुस्कुरा करके भाग जाता था। तो कवि कहता था और मेरी सारी जो कामनाएं थी, मेरी इच्छाएं थी, वो अधूरी रह जाती थी, मेरी कामनाएं कभी भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वो जैसे ही मैं उस प्रिय को आलिंगन करने के लिए, सपने में आलिंगन करने के लिए बाहें आगे बढ़ाता था, वह मुस्कुरा करके भाग जाता था और मेरी कामनाएं अधूरी रह जाती थीं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो बच्चों, अरुण का मतलब होता है लाल और कपोल मैंने गाल, मतवाली मैंने मतवाले और अनुरागिनी मैंने प्रेम से भरी हुई, प्रेममयी। उषा का मतलब होता है प्रातः काल, सवेरा। निज सुहाग, निज मीन्स अपना, सुहाग मीन्स यहाँ पर मतलब है सुहाग मीन्स सुगंध से, मधुमाया मीन्स, मधुमाया का मतलब है मधुरता, मोहकता। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन 2 पंक्तियों में कवि जो है अपनी प्रेमिका या अपनी प्रेयसी या अपनी पत्नी के गालों की सुंदरता का वर्णन कर रहा है, अपनी पत्नी की सुंदरता का, अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की, मेरी जो प्रेयसी है उसके गाल कैसे हैं, अरुण हैं, बिल्कुल लाल हैं और कैसे हैं, मतवाले हैं, सुंदर छाया में। अब मेरी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने मतवाले और सुंदर हैं, मतवाली सुंदर छाया में इतने मतवाले और सुंदर हैं कि क्यों, कैसे सुंदर हैं। अब
कल्पना कर रहा है, कवि किसके साथ उसकी तुलना करते हुए बता रहा है, उषा से। उषा मीन्स प्रातःकाल। कैसा प्रातःकाल? अनुरागिनी, प्रेम से भरा हुआ, प्रेममयी उषा भी ऐसा लगता है कि अपनी जो सुगंधित जो है, अपनी जो लालिमा है, वो किससे लेती है? मेरी प्रेमिका के कपोल या गालों से लेती है। यानी मेरी प्रेमिका के गाल जो हैं, प्रातःकालीन जो सूर्य होता है उसकी लालिमा जो उस समय होती है उससे भी अधिक लाल हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो मेरी प्रेमिका के लाल कपोल हैं वो उषाकालीन लालिमा से भी मनोरम है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उषा जो है, अपनी प्रेममयी उषा जो है, प्रेम से युक्त उषा जो है, सवेरा है, वो भी अपनी लालिमा किससे प्राप्त करता है? मेरी प्रेयसी के अरुण कपोलों से, लाल गालों से प्राप्त करता हो, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा कवि कह रहा है उसकी सुंदरता का, उसके गालों की सुंदरता का वर्णन करते हुए। किसका? अपनी प्रेमिका के, अपनी प्रेयसी के गालों का वर्णन करते हुए, अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए ऐसा कह रहा है। उनकी उसकी स्मृति पाथे बनी, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब स्मृति का मतलब होता है यादें, पाथे का मतलब होता है रास्ते में जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो रास्ते में हम जो सामान लेकर जाते हैं अपने यात्रा के लिए, चाहे वो भोजन हो, पानी हो, दवाइयाँ हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पाथे हैं जो हम प्रयोग करते हैं अपनी यात्रा के दौरान। थके हुए, पथिक मीन्स होता है राहगीर जो चल रहा है अपनी राह में, पथिक, ठीक है। और पंथा का मतलब होता है रास्ता, ठीक। सीवन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम सी देते हैं तो सिला हुआ जो पार्ट होता है उसको सीवन कहते हैं। उधेड़ कर मतलब सीवन को उधेड़ना, सिलाई को उधेड़ना। और कंथा का मतलब होता है बच्चों गुदड़ी। कंथा का मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब है गुदड़ी। दो अर्थ है, प्रतीकार्थ है यहाँ पर कंथा, ठीक है। एक कंथा होती है जैसे हमने कुछ भी बहुत पुराने कपड़ों को एक पोटली में डाला और उसको सिल दिया, तो वो गुदड़ी जो है पुराने कपड़ों की, गंदे कपड़ों की जो गुदड़ी बनाई हमने, उसको बोलते हैं कंथा। और दूसरी कंथा का यहाँ पर मतलब है, ये कंथा कौन सी है? कवि का अंतर्मन है। कवि का मन है जिसमें सब कुछ, सारे दुख, तकलीफ़ें और उसकी सारी यादें बसी हुई हैं, तो वो कंथा है। तो प्रतीकार्थ है कंथा शब्द यहाँ पर, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसके अर्थ को। उसकी स्मृति पाथे बनी, किसकी स्मृति? उसकी प्रेयसी की स्मृति। यानी कवि कहता है कि मेरी जो प्रेयसी के साथ मैंने सुख में दिन बिताए थे, सुख में पल, सुख में क्षण जो बिताए थे, उनकी मधुर यादें जो हैं मेरे हृदय में, मेरे अंतर्मन में बसी हुई हैं। और अब जबकि वह नहीं है तो उसकी स्मृति, स्मृति मिस होता है याद, उसकी यादें ही पाथे हैं मेरी। यानी पाथे का मतलब यहाँ पर पाथे भी प्रतीकार्थ में है, ठीक है। पाथे का अर्थ पथिक के संदर्भ में है, जो रास्ते के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामान या रास्ते का भोजन। और कवि के लिए पाथे का अर्थ है आपका संबल या सहारा या अवलंब। यानी कि कवि के लिए जो प्रेयसी की यादें हैं, आनंदमयी प्रेममयी यादें हैं, वहीं अब उसके जीने का सहारा है। थके पथिक की पंथा की, तो जिस प्रकार से पथिक होता है, रास्ते में चल रहा होता है, उस थके हुए पथिक की रास्ते में जिस सामान को, रास्ते के भोजन का प्रयोग करता है ताकि वो उसको आगे चलने की शक्ति मिले, उसी तरह से कवि जो है जयशंकर प्रसाद, अब उसकी प्रेयसी नहीं है तो उसकी एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में, उसके ना रहने पर उसकी जो स्मृति है, प्रेममयी यादें ही उसके जीने का एकमात्र सहारा हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की।
अब कवि ये पूछता है कि जो उसके मित्र हैं, उसके जो आसपास लोग हैं, वो बार बार उससे कहते हैं ना कि अपनी आत्मकथा लिखो, अपनी आत्मकथा लिखो। तो कवि कहता है कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं? मैं नहीं लिख सकता अपनी आत्मकथा, क्योंकि यदि मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो मेरी आत्मकथा को पढ़कर तुम लोग क्या करना चाहते हो? सीवन को उधेड़ना चाहते हो। अब यहाँ पर जो सीवन है, सीवन का मतलब है जिन दुखों को, जिन तकलीफ़ों को, अपने जीवन के दुखद पक्षों को कवि ने अपने हृदय की स्मृतियों में दबा कर रखा हुआ है। अपने हृदय के अंतर्मन में, या अपने हृदय में, अपने अंतर्मन में दबा लिया है। उसे भूलने की कोशिश कर रहा है बार बार। ठीक है, उसे कहते हैं ना, समय के साथ साथ जो दुख हैं वो व्यक्ति के कम होते जाते हैं, समय के साथ साथ जो है जख्म भरते जाते हैं। तो कवि भी यही कहता है कि मैंने जो अपनी दुखद पक्ष है, जीवन के दुखद स्मृतियां हैं, उसे अपने अंतर्मन में दबा लिया है। और तुम मुझसे कह रहे हो कि अपनी आत्मकथा लिखूं, और यदि मैं आत्मकथा लिखता हूं तो तुम उसे पढ़ोगे, और पढ़ करके क्या होगा? जिन दुखद पक्षों को मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, जिन दुखद पक्षों को मैं दबाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जिन दुखद पक्षों को मैं अपनी स्मृतियों के बखिए से, स्मृतियों की मधुरता से ढकने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, उसे लोग क्या करना चाहते हैं? आत्मकथा के माध्यम से उन स्मृतियों के जो बखिया है, सीवन है, उसको उधेड़ कर उसे बार बार फिर देखना चाहते हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो कि मेरी तार तार हुई ज़िंदगी को फिर से तार तार करके, फिर से तार तार करके देखना चाहते हो। यानी जो दुख, भूले हुए दुख हैं, उनको फिर से जगाना चाहते हो। यानी मेरी फटी हुई ज़िंदगी को फिर से तार तार करना चाहते हो। ऐसा है, ये कवि पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर। तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर जो है कवि पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न अलंकार भी है। तो सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कवि कहता है कि क्या मेरी आत्मकथा, अगर क्या तुम मेरी उन यादों को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो बार बार? क्या मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे भूले हुए दर्द को फिर से जगाना चाहते हो? तुम मेरी इस फटी हुई ज़िंदगी को क्यों तार तार करके देखना चाहते हो? ऐसा कवि कहता है। तो बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य देख लें। काव्य सौंदर्य में जैसे आपको पता है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों आते हैं। तो भाव सौंदर्य में हम लिखेंगे कि कवि ने यहाँ पर जो है अपने जो अतीत की मधुर स्मृतियाँ हैं उनको यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं, और बताया है कि अधूरे सपने जो टूट गए हैं, जो कभी पूरे नहीं हुए हैं उनके अपने जीवन में, और अपनी प्रिय की, प्रेयसी की जो उदासीनता है, उपेक्षा है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मैं आत्मकथा लिख करके उस व्यथा को, उस दर्द को, उन दुखों को कुरेदना नहीं चाहता हूँ जिन्हें मैं अपने अंतर्मन में दबा चुका हूँ, दफना चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में भाषा जो है, खड़ी बोली का प्रयोग है, कथात्मक शैली है, और तत्सम शब्दों का बाहुल्य है यहाँ पर। यानी कि तत्सम शब्द बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। जैसे आप देखिए, स्वप्न, अरुण, ठीक है, कपोल, उषा, स्मृति, पाथेय, ये सब जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द का आधार यानी संस्कृत से जो आए होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। प्रश्न अलंकार पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख, जो पूछ रहे हैं कहाँ मिला है, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। अगला है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, तो इसमें भी प्रश्न अलंकार है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऑलरेडी इसमें दिया गया है। फिर आता है आते आते, आलिंगन में आते आते, आते आते शब्द में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद आते हैं थके पथिक की पंथा में। तो थके पथिक, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है, अंत में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कंथा की, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अब बच्चों, कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं?
अब यहाँ पर जो कवि हैं प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा जीवन जो है बहुत छोटा सा, अपने जीवन को बहुत तुच्छ बता रहे हैं, बहुत सामान्य सा बता रहे हैं कि छोटे से जीवन, छोटा सा जीवन, यहाँ पर जीवन छोटे होने से नहीं है, यहाँ पर जीवन की तुच्छता से है, सामान्यता से है। ठीक है, तो वो कहते हैं मेरा जीवन बहुत ही सामान्य है, जैसे सामान्य व्यक्तियों का जीवन होता है वैसा ही मेरा जीवन है, बहुत सामान्य सा है, मैं तुच्छ सा मनुष्य हूँ। तो मैं अपने कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, तो मैं अपने साधारण से जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे लिखूं, कैसे गा लूँ। तुम कह रहे हो कि मैं आत्मकथा लिखूं, तो मैं अपने साधारण से जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे लिखूं, क्योंकि मेरा जीवन कैसा है, साधारण है, मैं तुच्छ मनुष्य हूँ जैसे आम मनुष्य होते हैं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि ये कहता है कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं औरों की कथाएं सुनता रहूं, उनकी कथाएं सुनूं और स्वयं अपने बारे में, अपने विषय में मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अब कवि ये पूछ रहा है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे। मैं यदि आत्मकथा मैं लिख देता हूँ या तुम मेरी आत्मकथा यदि सुनते हो तो उससे तुम्हारा क्या भला होगा, तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अब कवि कह रहा है मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, तुच्छ सा मनुष्य हूँ, और जब मैं तुच्छ सा हूँ, मैं सामान्य सा मनुष्य, साधारण मनुष्य हूँ, तो मेरी आत्मकथा भी कैसी होगी, साधारण होगी, उसमें कोई उपलब्धि नहीं होगी। तो ऐसी आत्मकथा सुन करके तुम्हारा क्या भला होगा, क्योंकि मेरी आत्मकथा कैसी है, भोली है। तो बच्चों यहाँ पर जो है भोली जो है आत्मकथा के लिए आ रहा है, तो ये मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, भोली आत्मकथा। तो मेरी आत्मकथा कैसे भोली है, साधारण है, उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसी आत्मकथा सुनकर भी तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी पाठक या श्रोता यदि सुनता है मेरी आत्मकथा, क्योंकि उसमें उपलब्धियों का अभाव है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब कवि कह रहा है कि और अभी जो है समय भी नहीं है, यानी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है। ऐसा इसलिए कवि ने कहा है क्योंकि अभी आपने ऊपर अभी पढ़ा कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे। अभी कवि ने क्या कहा, गुदड़ी बनाकर रख लिया है, अपनी जो दुख थे, तकलीफें थी, उसको अपने अंतर्मन में दबा लिया है। जैसे गुदड़ी के अंदर वेस्ट जो चीज़ें होती हैं आपकी व्यर्थ की, बेकार की, डाल करके उसको सिल दिया जाता है ना। तो और उसको यदि खोला जाता है तो फिर सारी गंदगी जो होती है उसकी गिर जाती है इधर उधर। इसलिए जो कवि है वो कह रहा है कि मैंने अपने अंतर मन में दुखों, तकलीफ़ों, अपने जीवन की व्यथाओं को दबा कर रखा हुआ है, दबा दिया है अपने अंतर मन में। उसको यदि मैं फिर से खोलूँगा तो क्या होगा, ज़ख्म हरे होंगे और मुझे तकलीफ़ होगी, और इस तरह से दुखों को कुरेदने से तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो वहीं वो कह रहा है कि अभी समय नहीं है। कवि कहता कि अभी समय नहीं, क्योंकि क्यों समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, क्योंकि मेरी जो व्यथा है वो मौन है। मौन मीन्स मौन होकर सो गई है। मैंने अपने दुख, अपने तकलीफ़ों को कहाँ छुपा दिया है, अपने हृदय की गहराइयों में, हृदय तल पर छिपा कर जो रखा है। वो थकी हुई है, सोई हुई है। मेरी समस्त जो मौन व्यथाएं हैं, पीड़ाएं हैं, हृदय तल पर थक कर सो गई हैं। और यदि मैं उन्हें जगाता हूँ तो मैं स्वयं भी फिर से वेदना में, दुखों में, तकलीफ़ों में डूब जाऊंगा, फिर उसी पीड़ा में डूब जाऊंगा। तो कवि कहता अभी समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा मेरे हृदय तल पर थक कर सो गई है। अब मैं उसे फिर से कुरेदना नहीं चाहता हूँ। अब मेरे जीवन के जो सारे दुख, दर्द थे और अभाव थे वो अब शांत हैं, और इसलिए मेरे मन में कुछ भी लिखने की भी उमंग नहीं है। मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। क्या नहीं लिखना चाहता हूँ, आत्मकथा। तो बच्चों यहाँ पर मौन व्यथा, व्यथा के लिए मौन शब्द आया। मौन किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है। तो यहाँ पर भी आपका मानवीकरण अलंकार है। और एक जगह और देख लीजिए आप लोग, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं मैं आज कहूँ। तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, इसमें भी प्रश्न अलंकार है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार जो है कि कैसे मैं मौन, मेरी मौन। अनुप्रास अलंकार बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगे। और भाषा आपको पता है कि खड़ी बोली है भाषा इसकी। अलंकार मैंने आपको बता दी, कथात्मक शैली है,
आत्मकथ्य पढ़ रहे हैं, नेचुरल सी बात है, तो वहाँ पर आपकी कथात्मक शैली होगी। भाव सौंदर्य अगर हम देखें बच्चों, तो इसमें जो है कवि की जो अंतर्वेदना है वो मूक बनकर बैठी है अभी। और कवि जयशंकर प्रसाद जो हैं स्वयं के जीवन को जो सामान्य सा कह रहे हैं, साधारण सा जीवन कह रहे हैं, और उन्होंने कहीं भी अपनी महानता का परिचय नहीं दिया है। तो ये विनम्रता है कवि की, यहाँ पर विनम्र दिखाया है कवि को। और उन्होंने कहा है कि विनम्रता पूर्वक जो है, जो उनके व्यक्तिगत दुख हैं, उन्हें उसको उन्होंने अपनी हृदय की गहराइयों में छिपा कर रखा है। और इसलिए वो निर्णय लेते हैं कि वो आत्मकथा को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे कोई भी लाभ दूसरों को भी नहीं मिलने वाला, उल्टा स्वयं वो कष्ट में आ जाएंगे क्योंकि उनके जख्म हरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये पूरी जो कविता थी वो समाप्त होती है, और इसका शेष भाग मैंने इस वीडियो में डाला है। इसके जो पहला पार्ट है वो आपको पहली वीडियो में मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने ये बनाई हैं। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर भी बनते हैं बच्चों, क्योंकि ये कविता बहुत गहराई तक जाती है और प्रतीकार्थ कविता है, हर जगह इसका प्रतीकार्थ बताया गया है। तो इस पर संबंधित जो हर 4 लाइनों के बाद, हर 5 लाइनों के बाद, पंक्तियों के बाद प्रश्न, तो उन प्रश्नों को भी मैं एक वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगी, ताकि ये कविता जो है उसकी एक-एक पंक्ति और एक-एक शब्द आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और अच्छे से समझ में आ जाए, और ये कविता जो है आपकी तैयार हो जाए प्रश्न उत्तर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करा करें, और सब्सक्राइब करें, उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और आगे और बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।